रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा की ननद शीना एक बहुत ही नखरीली लड़की थी। घर हो या बाहर, शीना हर जगह ही नखरे दिखाया करती थी। अक्सर ही वो दूसरों को गलत साबित करके अपनी बात को सही साबित करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास माला के साथ बाजार से आती है। तभी माला शीना को आवाज देकर बोलती है, अरे शीना, जरा 2 गिलास पानी लेके आना। अरे माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। बहू, तू भी मेरे साथ ही आई है, थक गई होगी, वो ले आएगी। पानी ही तो लाना है, कौन सी भैंस लानी है। तभी हाथों में पानी के 2 भरे हुए ग्लास लेकर शीना वहाँ आती है और एक ग्लास पानी नेहा और दूसरा माला को देती है और बोलती है, आ गए आप दोनों? मैंने जो सूट मंगवाया था वो ले आए? शीना, ले आए हैं। तभी नेहा एक टेबल पर रखे शॉपिंग बैग में से एक बैग उठाकर शीना को देती है, जिसमें से शीना लाल रंग का सूट निकालती है और बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, ये क्या उठा लाई आप दोनों? मैंने काले रंग का सूट मंगवाया था, वो भी सिंपल, और ये कितना हैवी है। अरे आप लोगों को मेरी पसंद नहीं पता क्या? फिर भी ये ले आई, मुझे नहीं चाहिए ये। पर शीना, ये लाल रंग भी तुम पर खूब अच्छा लगेगा। ठीक है, पर मुझे काला चाहिए था। फिर भी आप ये ले आई हैं, तो यही सही। वैसे मुझे ये खास पसंद तो नहीं है, पर अब रख ही लेती हूँ। अरे तेरे नखरे कभी कम होंगे या नहीं? जब देखो तब ड्रामा ही करती रहती है। माँ, मैंने क्या ड्रामा किया? अरे अपनी पसंद ही तो बताई है, कोई पाप तो किया नहीं है। अब अपने मन की भी ना करूँ? आपको तो मेरी बातें हमेशा गलत ही लगती है, कहना ही बेकार है आप लोगों से कुछ। इतना बोलकर शीना पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और शीना के नखरे हर दिन के साथ बढ़ते जाते हैं। कभी वो खाने को लेकर नखरे करती, तो कभी कपड़ों को लेकर, और या फिर कभी किसी और चीज को लेकर। और उसकी इस आदत से माला और नेहा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी माँ और भाभी के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वो एक गाउन पहनकर बाहर आती है। फिर नेहा और माला को उसे दिखाते हुए बोलती है, माँ देखो ये कैसा है? भाभी, सही लग रहा है ना ये गाउन? हाँ हाँ शीना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अब चलते हैं, पहले ही पार्टी के लिए हम सब काफी लेट हो चुके हैं, और हुए तो हमारे जाने तक सभी मेहमान जा चुके होंगे। जाए तो तब ना बहू, जब तेरी इस ननद के नखरे खत्म हो। माँ, आपको तो ना मौका चाहिए मुझे बोलने का। क्या आप दोनों भी? चलिए चलते हैं। सभी लोग जैसे ही चलने लगते हैं, तभी शीना बोलती है, रुको रुको माँ, भाभी, मुझे इस ड्रेस में कुछ चुभ रहा है। मैं ये पहनकर पार्टी में नहीं जाऊंगी। आप दोनों बस 10 मिनट इंतजार करो, मैं दूसरी ड्रेस पहनकर आती हूँ। इतना कहकर शीना वापस से अपने कमरे में जाती है और गाउन को चेंज करके एक साड़ी पहनकर बाहर आती है। फिर वो भी उसे पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो फिर से कमरे में जाती है और जीन्स टॉप पहनकर बाहर आती है। ऐसे ही वो कई बार कपड़े बदलती है, जिस पर माला गुस्सा होते हुए उसे बोलती है, शीना, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तेरे ये नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अरे हद हो गई है, हम दोनों पागल है जो तेरा वेट कर रहे हैं। माँ जी सही कह रही हैं। पिछले 1 घंटे से आप कपड़े ही बदली जा रही हैं, कोई भी ड्रेस आपको पसंद ही नहीं आ रही। जितना समय आप रेडी होने में लगा रही हैं, इतने में तो हम 2 बार पार्टी से खाना खाकर वापस भी आ जाते। आप लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो मुझे साथ लेकर जा ही क्यों रहे हैं? आराम से दोनों ही चले जाते, मुझे जाना ही नहीं है। अरे नहीं जाना था तो इतना टाइम क्यों खराब किया आपने, फालतू के नखरे कर करके। चलिए माँ जी, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं और आप चलते हैं। शीना को घर छोड़कर दोनों सास बहू पार्टी में जाती हैं और थोड़े समय बाद घर वापस आती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है, पर शीना की नखरे करने की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और नाश्ते में आलू के पराठे देखकर शीना बोलती है, फिर से आलू के पराठे? अभी कल ही तो आलू मटर की सब्जी खाई थी। घर में आलू के सिवा कुछ नहीं है क्या? आप टोस्ट खा लो, वो भी बना रखे हैं। खा ही लूंगी वो तो मैं। चलो पराठा भी ले ही आओ एक। दीदी, आपको हर चीज भी खानी है, प्लस उसमें अपने नखरे भी ऐड करने हैं। तो अब मैं खाऊं भी ना अपनी मर्जी का? खाओ, जितना दिल करता है उतना खाओ। अरे एक तो आप कोई काम नहीं करती, मैं और माँ जी सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, फिर आप अपने नखरे लेकर आ जाती हैं।
ये नहीं खाना, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, ऐसा करना था, वैसा करना था। अरे कभी खुद से भी कुछ करो तो पता चले ना। माँ अपनी बहू को समझा लो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। अरे सही बोल रही है वो। कल को जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा, जब तुझे अपने ससुराल वालों के नखरे उठाने पड़ेंगे। उनके सामने तेरी जरा भी जबान नहीं खुलेगी। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर शीना गुस्से में नाश्ते की प्लेट छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं और शीना के नखरे आसमान छूने लगते हैं। माला एक अच्छा रिश्ता देखकर शीना के हाथ पीले करने का विचार नेहा से साझा करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर शीना के लिए लड़का तलाशने लगती है। एक शाम नेहा और माला कुछ लड़कों की तस्वीरें लेकर शीना के कमरे में जाती है और उसे तस्वीरें देते हुए बोलती है, शीना, ये कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं जिनको मैंने और तेरी भाभी ने पसंद किया है तेरे लिए। इनमें से तुझे जो भी पसंद है हमें बता दे, हम बात आगे बढ़ा लेंगे। शीना एक एक करके तस्वीर देखना शुरू करती है और बोलती है, ये लड़का कुछ खास नहीं है, इसकी नाक मोटी है, ये तो बाबा जैसा लग रहा है, अंकल है। ये थोड़ा ठीक है पर मुझे पसंद नहीं है, इसकी तो शक्ल ही गंदी है। शीना को ऐसे नखरे करता देखकर नेहा बोलती है, माँ जी मुझे नहीं लगता शीना को कोई लड़का पसंद आएगा। इनको तो हर किसी में कमी ही नजर आएगी। इनके नखरे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम खुद ही कोई अच्छा लड़का देखकर सीधा इनकी शादी कर दें। इतना कहकर नेहा शीना के हाथों से सारी तस्वीरें ले लेती है और माला को लेकर नीचे आ जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर शीना की अकल ठिकाने लगाने की तरकीबें लगाती हैं। और ऐसे ही अगले दिन शीना रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर जाती है तो देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो नेहा के कमरे में जाती है, जहाँ नेहा और माला दोनों ही एक साथ बेड पर लेटी होती है और उन्हें देखकर शीना बोलती है, आप दोनों को क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटी हो? बेटा, मेरी और तेरी भाभी की तबीयत एक साथ खराब हो गई है। दोनों को ही बुखार है रात से, इसलिए आज तू नाश्ता बना ले और हमारे लिए भी कुछ हल्का सा बना दे। ठीक है, आराम करो आप दोनों, मैं आती हूँ। शीना रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है और साथ ही नेहा और माला के लिए पोहा बनाकर उन्हें देती है और फिर दोनों सास बहू आराम करने लगती है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और माला नेहा शीना से बीमारी का बहाना लगाकर खूब काम करवाती। कभी वो उससे कपड़े धुलवाती तो कभी खाना बनवाती और तो और अपनी सेवा भी करवाती। शीना इन सब से परेशान हो जाती है और गुस्से में उन दोनों से बोलती है, माँ, भाभी, हद होती है यार नखरे करने की। माना कि आप लोग बीमार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे ऐसे नचाएंगी। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं खाना, ये लेकर आओ, जिसे जो चाहिए खुद बना लो, मैं नहीं ला सकती। क्यों बेटा, इतने में ही थक गई तू? और हम जो तेरे इतने नखरे सहते हैं उसका क्या? सोचा है कभी तूने हम पर क्या बीतती होगी? आप भी तो मुझे और माँ जी को ऐसे ही नचाती हैं। जब आपको खुद सब करना पड़ रहा है तो पता चल रहा है ना कि कैसा लगता है। हम सब एक परिवार हैं, हमें मिलकर साथ में काम करना चाहिए। तुम्हारे नखरे हम दोनों पर कितने भारी पड़ते होंगे, मुझे उम्मीद है आज आपको ये बात समझ आ गई होगी। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर शीना को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो माला और नेहा से माफी मांगती है और अपनी नखरे करने की आदत को हमेशा के लिए अलविदा कहती है। माधवी के साथ उसका बेटा मोहन, पोता विराट और उसकी दो बहुएं मीरा और राधा रहा करते थे। माधवी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, खास करके अपने पोते विराट से। वो अपने साथ अपना एक संदूक रखा करती थी, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाल कर रखती थी और उस संदूक को छूना तो दूर की बात, किसी को उसे आंख तक उठाकर देखने की इजाजत नहीं थी। मीरा और राधा की पूरी नजर बस उस संदूक पर ही थी। ऐसे ही एक दिन माधवी की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, जिस पर मीरा माधवी को अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। अम्मा जी, कुछ दिनों से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्यों ना आप मोहन जी के साथ जाकर दवाइयाँ ले लेती।
अरे चली जाऊंगी, तेरे क्यों सीने पे इतनी आग लग रही है। थोड़ी देर बाद माधवी अपना संदूक छुपाकर अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है और मीरा माधवी के कमरे में जाकर उसका संदूक ढूंढने लगती है। तभी उसकी बहू राधा उसको देख लेती है। माँ जी, आप अम्मा जी के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हैं? अरे देख नहीं रही कि अम्मा जी नहीं है? अरे ये तो अच्छा मौका है संदूक खोल के देखने का। मीरा और राधा दोनों संदूक ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनके पूरे कमरे में संदूक कहीं नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में वहाँ पर माधवी आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, क्या री चारनिया, मेरा संदूक ढूंढा हो, मिल गया कि नहीं? अरे मेरे जीते जी तुम दोनों ने ये संदूक कती को नहीं मिले और तुम दोनों में से कोई एक आंख तभी मेरी संदूक को नहीं ढूंढ सकता और बहुत कीमती खजाना है इसमें, समझगी? आज पाछाड़े नजर को नहीं आ जाइए। अरे क्या अम्मा जी, आपको तो बस यही लगता है कि हम आपका खजाना चोरी करने आए हैं। हम तो यहाँ साफ सफाई करने आए थे। हाँ, और मैं माँ जी की मदद कर रही थी काम करने में। अरे तब नबेरा भी है, कितना कीमती खजाना धरा है मेरे संदूक में और तब न इसकी चाबी क्यों कर मिलेगी मेरे गढ़ में घल रही से। माधवी की बात सुनकर दोनों सास बहू का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करती है। माँ जी, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, क्यों ना हम दोनों इस रास्ते में अपना हाथ मिला ले, फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी सास हूँ और पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी कि आखिर अम्मा जी के संदूक में ऐसा क्या है। मीरा अपनी बहू की बात मान लेती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेती है। एक दिन माधवी पास के किसी कीर्तन में चली जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में मीरा और राधा दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों अम्मा जी के कमरे में जाकर संदूक ढूंढने लगती हैं और संदूक खोलने की पूरी कोशिश करती हैं। वो अलग अलग तरह की चाबियों से ताला खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर उनकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी राधा बोलती है, माँ जी, हर तरीके का जुगाड़ लगा लिया, पर ये संदूक है या तमराज किल्विश की गुफा जो खुलती ही नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना रखा है इस बुढ़िया ने, जो कि किसी को देखने की इसकी इजाजत ही नहीं है। ऊपर से ताले की चाबी हमेशा अपने गले में लटकाए घूमती रहती है। माँ जी, एक काम करते हैं, हमें ना इस ताले को ही तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ बहू, सही कह रही है तू। आज तो इस संदूक का राज खोल कर ही रहेंगे, या तो संदूक टूटेगा या तो खुलेगा। दोनों जैसे ही ताला तोड़ने लगती हैं, तभी वहाँ माधवी आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दूर हटो मेरे संदूक पे, लग गए फिर चोरी करन आगी। अरे मेरे संदूक का हाथ भी को नहीं लगा दिए, बहुत एक कीमती खजाना है इसमें। माँ जी की कसम अम्मा जी, मैं माँ जी को मना कर रही थी, सच्ची सच्ची। अरे ओ कलमुही, अरे नास पीटी, तुझे और कोई नहीं मिला क्या मारने को, जो मेरी झूठी कसम खाए जा रही है? अम्मा जी, इसी करमजली ने बोला था मुझे। अरे चुप हो जा दोनों, मन्ने सब बेरा है, तुम दोनों की के करामात से बस मेरा खजाना चोरी करने में लागी पड़ी हो दोनों। माधवी अपनी बहुओं को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है कि तभी उन दोनों की नजर माधवी के गले में पड़ी चाबी पर चली जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। अरे बेशर्मो, शर्म को नहीं आती तुमने, दांत फाड़न लाग रही सो, भाजो आड़ा तक डंडा ले आऊं। मीरा और राधा वहाँ से चली जाती है और एक साथ बैठकर एक प्लान बनाती है कि आखिर किस तरह अम्मा जी से चाबी हासिल की जाए। बहू, मैं क्या कह रही थी
कि अम्मा जी विराट से बहुत प्यार करती हैं और वो विराट की बात कभी नहीं टालती। तो तू विराट को बोल कि वो अम्मा जी से चाबी ले और तुझे दे दे। राधा बिल्कुल अपनी सास के कहे मुताबिक ही करती है और वो विराट से चाबी के लिए बोलती है, पर विराट उसको बोलता है, तुम्हें क्यों इतनी चुल मची है? जब सही समय आएगा तब अम्मा जी खुद ही बता देंगी कि संदूक में क्या खजाना है। और अब दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। राधा हर तरह से विराट को चाबी के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर विराट उसकी एक नहीं मानता और राधा अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो दोनों एक नया प्लान बनाने लगते हैं। वो दोनों नया प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी माधवी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। माधवी मीरा और राधा को आवाज देती है, जिसे सुनकर दोनों उसके पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ अम्मा जी? माधवी की ये हालत देखकर मीरा और राधा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और राधा विराट को भी फोन करके वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन सभी को बताते हैं, माधवी जी की काफी उम्र हो गई है, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप सब एक बार मिल सकते हैं। माधवी के सारे बच्चे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और माधवी अपने गले में से चाबी निकालकर अपने पोते विराट के हाथों में थमा देती है और बोलती है, अरे विराट बेटा, यह मेरे संदूक की चाबी है, इसने संभाल कर रखी है और इसमें बहुत कीमती खजाना है मेरा। इतना बोलकर माधवी स्वर्ग सिधार जाती है। वहीं मीरा और राधा को संदूक देखने की जल्दी होती है और राधा विराट से बोलती है, अरे अब तो अम्मा जी ने भी बोल दिया संदूक खोलने के लिए, आखिर अब तो संदूक खोलकर देखें कि उसमें है क्या। विराट संदूक खोलता है, जिसमें से सिर्फ एक फैमिली फोटो और एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि मेरा परिवार ही मेरा असली खजाना है। ये देखकर मीरा और राधा अच्छे से समझ जाते हैं कि दुनिया का असली खजाना इंसान का परिवार होता है। परिवार से बढ़कर किसी के लिए और कोई दूसरा बड़ा खजाना नहीं होता और वो दोनों इस तरह से अपना खजाने का लालच हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। प्रतिमा एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे तीखा खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो रोज कभी गोलगप्पे, कभी हाका नूडल्स तो कभी कचौरी खाया करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सीमा और पापा निकेतन रहते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रतिमा बेटा आजा, मैंने खाना लगा दिया है, जल्दी आजा वरना ठंडा हो जाएगा। आई माँ, बस रेडी हो गई। ले आजा बेटा, आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है, राजमा चावल। जैसे ही प्रतिमा एक निवाला खाती है और कहती है, मम्मी क्या है ये मरीजों वाला खाना, आपने फिर से खाने में मिर्च नहीं डाली। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे फीका खाना ना हलक से नीचे नहीं उतरता। तू अपनी चौंचली खुद कर लिया कर। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी, क्यों खामखा ज्वालामुखी बन रही हो। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा के लिए एक रणवीर नाम के बहुत ही हैंडसम से लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ बबीता और पापा संजीव के साथ प्रतिमा को देखने उसके घर आता है। आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं प्रतिमा को बुलाती हूँ। प्रतिमा बेटा आ जाओ बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रतिमा हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है। सब लोग उसके हाथों के बनाए हुए पकोड़े खाते हैं। वो इतने तीखे होते हैं कि सबके कानों से धुआं निकल जाता है। अरे सीमा बहन जी, लगता है प्रतिमा बेटा ने पूरा मिर्च का डब्बा ही डाल दिया है इसमें। ओह सॉरी सॉरी आंटी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही दोनों परिवार वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद
रणवीर और प्रतिमा की शादी हो जाती है। प्रतिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। अरे बहू, कितना और समय लगाएगी? अरे तेरे ससुर जी को जाना है। माँ जी बन गया है सब कुछ। प्रतिमा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब मिलकर खाना जैसे ही खाते हैं तो सबके कानों में से धुआं निकलने लगता है और तभी उसकी सास गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, अरे बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में मिर्च है या मिर्च में खाना। अरे बहू, इतनी मिर्ची क्यों झोंक दी खाने में? कोई पानी दो जल्दी कोई। लीजिए पापा जी पानी। ज्यादा तीखा बन गया क्या? तीखा नहीं, अरे बल्कि बहुत तीखा है। प्रतिमा, तुम पागल हो क्या? अरे हमारे खाने में इतनी मिर्च क्यों डाली है तुमने? अरे तुम खाती हो इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे और मम्मी पापा को भी यही बनाकर खिलाओगी? जी सॉरी, वो गलती से थोड़ा तीखा बन गया। अब से मैं थोड़ी सावधानी बरतूंगी। तेरी पहली हरकत समझकर माफ कर रही हूँ तुझे, और अगर आगे से ऐसा हरकत फिर से किया तूने तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। वक्त बीतता जाता है। प्रतिमा अब खाने में कम मिर्च डालती थी, लेकिन उसको खाना अब भी तीखा ही बनता था। इस वजह से उसके ससुर के पेट में जलन होने लगती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर बबीता बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। अरे ओ बेलुड़ी, अरे तुझे कितना समझाया है कि खाने में इतनी मिर्च मत डाला कर, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। अरे मिर्च खिला खिला कर तूने उनकी तबीयत ही बिगाड़ दी। माँ जी, अब तो मैं आपके कहने पर खाने में मिर्च डालती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों खाने में इतनी मिर्ची आ जाती है। करम जली, अगर आज के बाद तूने खाने में जरा भी मिर्च डाली तो देख लियो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपसे फीका खाना बनाया करूँगी, पक्का। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रतिमा घर में सबके लिए नॉर्मल खाना बनाया करती और अपने लिए बाद में तीखा करके फिर उसे खाया करती। ऐसे ही एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आता है और उसे कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि कितने दिन हो गए मैंने बाहर का कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खाया है। शादी से पहले ही तुम्हें बताया था ना कि मुझे तीखा खाना कितना पसंद है। तो क्या करूं अब? बाहर जाकर फिर लेकर आऊं क्या? नहीं, आप मत लेकर आइए, हम दोनों साथ में चलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों साथ में कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर मम्मी पापा का क्या? जी उनकी टेंशन आप मत लीजिए, उनको तो मैंने कब का खाना बनाकर खिला दिया। आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं माँ जी को बता के आती हूँ। ओके। दोनों बाहर स्पाइसी फूड कॉर्नर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रतिमा मोमोज खाती है और प्रतिमा अपने मोमोज खत्म कर लेती है और उसके बाद मोमोज की सारी चटनी सूप की तरह पी जाती है और उसके बाद वो हाका नूडल्स और गोलगप्पे भी खाती है। प्रतिमा बस करो, अब और कितना ऑर्डर करोगी? इतना एकदम से बाहर का मत खाओ, तुम बहुत स्पाइसी खाती हो। अरे रणवीर जी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं इतने टाइम से तीखा खाना खा रही हूँ, आज तक तो हुआ नहीं। बस प्रतिमा, मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रणवीर उसकी जिद पर हर हफ्ते बाहर का कुछ न कुछ तीखा खाने के लिए लाता ही रहता था। कभी उसके लिए वो तीखी चाट लाता, कभी स्पाइसी नूडल्स, तो कभी स्पाइसी चिली पोटैटो आदि। वो जब भी वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जाती है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके साथ उसे बुखार और पेट में कब्ज रहना भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान होती है और घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। और वक्त के साथ साथ उसकी ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास उसे हॉस्पिटल ले जाती है और अपने बेटे को फोन करके वहाँ बुलाती है।
जहाँ डॉक्टर प्रतिमा का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर रणवीर, आपकी वाइफ को ज्यादा तीखा खाने की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है और कुछ टाइम तक कमजोरी रहेगी। तो डॉक्टर साहब मेरी वाइफ कैसे ठीक होंगी? वैसे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अगर आप परहेज करेंगे तो आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कुछ टाइम में। तभी प्रतिमा होश में आ जाती है और रणवीर और बबीता दोनों उससे मिलने जाते हैं। अब तुम कैसी हो? रणवीर जी, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके इतना कहने पर भी तीखा खाना नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं बहू, अगर तू हमें पहले बता देती तो मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें बाहर से खूब खिलाता रहा, रोका ही नहीं खुद को कभी। नहीं, आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें गलती मेरी ही है। मुझे ही अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहिए था। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और वक्त के साथ साथ प्रतिमा बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो खाना नॉर्मल ही बनाकर खिलाती है। साथ ही खुद भी अब वो यही नॉर्मल खाना खाती है, जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होते थे। ये सब देखकर उसके पति और उसकी सास को बहुत खुशी होती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मिर्ची खाने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे मिर्ची खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।